हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण, अध्याय 9 महानदी की आत्मकथा। तो आज हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। इस पाठ में महानदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ वह समाप्त होती है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। आपने कहीं ना कहीं नदी तो ज़रूर देखी होगी, नदी नहाने भी गए होंगे, हो सकता है नदी के किनारे सैर भी की होगी आपने, किसी नदी में डुबकी भी लगाई होगी। आओ आज हम महानदी की कहानी उसी की जुबानी से सुनते हैं। बच्चों, अब महानदी बोलना शुरू करती है, सुनिए। मैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी हूँ, ऐसा महानदी बोल रही है। इसके पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूँ, तुम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिस गांव, कस्बे या शहर में आप रहते हो, वहां आसपास क्या कोई नदी है? यदि है तो अपने शिक्षक या बड़ों से पूछ करके नीचे दी गई जानकारी को इकट्ठी करो कि आपके आसपास में है जो नदी है उसका नाम क्या है, वह कहाँ से निकलती है, वह कहाँ तक जाती है वह नदी, उस नदी में क्या और कोई नदी आकर के मिलती है, क्या इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है, इस नदी के किनारे कौन कौन से गांव या शहर बसे हैं। जैसे कि अगर महानदी के बारे में लिखें तो नदी का नाम महानदी, यह कहाँ से निकलती है तो यह सिहावा से निकलती है, यह कहाँ जाती है तो संबलपुर उड़ीसा तक जाती है और आगे जाकर के फिर यह समंदर में मिल जाती है। क्या इस नदी में कोई और नदी भी मिलती है? तो यहाँ पर हम अगर महानदी की बात करें तो सोंढूर, पैरी और मांड नदी आप लिख सकते हैं। क्या इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है? तो हाँ। इस नदी के किनारे कौन कौन से गांव या शहर बसे हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शिवरी नारायण सिरपुर का, फिर आपका चंद्रपुर जांजगीर चांपा का, ठीक है, फिर उड़ीसा का संबलपुर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके उदाहरण के लिए आपको बताया हूँ, बाकी यहाँ आपके जो नज़दीक में नदी है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में देखिए, अब आप दिए गए नक्शे को ध्यान से देखिए। यह नक्शा है, आपने देखा मैं सिहावा के पहाड़ियों से निकलती हूँ। यहाँ पर देखिए सिहावा के पहाड़ी से उसका जन्म होता है। यह धमतरी जिले में स्थित है। यह कहाँ है? धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ मैं एक पतली धारा की तरह दिखाई पड़ती हूँ। देखिए यह पतली धारा है। यदि नक्शे में वह स्थान ढूंढ लिया हो तो उसी स्थान पर निशान लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब नक्शे में देखो मेरे किनारे कौन कौन से शहर या गांव बसे हुए हैं। तो आप यहाँ से अब चलते जाएंगे तो राजिम, आरंग, सिरपुर, तुरतुरिया, पलारी, शिवरी नारायण, ठीक है, इस तरह जांजगीर भी इसमें शामिल है। और इस प्रकार से महानदी देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर शिवनाथ नदी आकर के मिलती है। ठीक है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जोक नदी है, फिर ये पैरी नदी है। ठीक है, यहाँ पर एक और है सोंढूर नदी आकर के मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नदी आपको मांड नदी यहाँ पर है। देखिए मांड नदी यहाँ पर आकर के मिलती है। ठीक है, नक्शे में उन स्थानों को अलग अलग रंगों में भरो। अब आपको यहाँ पर कलर कर लेनी है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, धमतरी का गंगरेल बांध, जिसे आजकल रविशंकर सागर परियोजना मुझ पर ही बना है, ऐसा महानदी का कहना है। तो धमतरी का जो गंगरेल बांध है, जिसको रविशंकर सागर परियोजना शुरू किया गया है, यह महानदी में है। गंगरेल बांध को नक्शे में ढूंढो। अब उस नक्शे में जैसे हम गंगरेल बांध को ढूंढते हैं, चलिए ढूंढ करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नक्शे में बांध को इस प्रकार से आपको बताया गया है, गोला लगा करके। ठीक है, तो इसी को गंगरेल बांध कहते हैं। चलिए पेज पलटते हैं, आगे देखते हैं। उसमें गंगरेल बांध बनने से मेरा महत्व और भी बढ़ गया है। सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है।
जिससे फसलों का उत्पादन भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। इस बांध से बिजली भी पैदा की जाती है। तो देखिए एक बांध से कितने सारे फायदे हो गए हैं। बांध के बनने से, इस बांध का गंगरेल बांध के बनने से जो महानदी है उसका भी महत्व बढ़ गया है। सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, फसल ज़्यादा हो रहे हैं, बिजली भी पैदा हो रही है। धमतरी से मैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थान राजिम में पहुंचती हूं। अब यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए राजिम पहुंचती है। यहाँ पर मुझसे दो नदियाँ पैरी और सोंढूर नदी आकर के संगम करती है। अब इन नदी को आप नक्शे में, हमने आपको बता दिया है, आप नक्शे में जाकर के देख सकते हैं। इन नदियों को नक्शे में देखो। 3 नदियों के संगम के कारण राजिम का महत्व और बढ़ जाता है। हर वर्ष यहाँ महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। इस मेले के बारे में और चर्चा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से मेला लगता है यहाँ पर राजिम में महाशिवरात्रि पर, क्योंकि यहाँ पर संगम स्थल है, तीर्थ स्थल। यहाँ पर सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम स्थल है। राजिम से निकलकर अब आरंग पहुँच चुके हैं। आरंग से होते हुए सिरपुर पहुँचती हूँ। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर और गंधेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर सिरपुर में क्या क्या मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर और गंधेश्वर महादेव मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सिरपुर से होते हुए अब आगे बढ़ गई है, शिवरी नारायण पहुँचती हूँ। शिवरी नारायण से पहले मुझ में एक और नदी है, शिवनाथ नदी भी आकर के मिल जाती है। इसके बाद मैं माँ चंद्रहासिनी देवी के पवित्र स्थल चंद्रपुर पहुँचती हूँ। यहाँ पर मांड नदी से मेरा संगम होता है। तो यहाँ पर देखिए शिवरी नारायण में यहाँ पर एक नदी मिलती है, शिवनाथ नदी, और चंद्रपुर में मांड नदी जो रायगढ़ से होकर के आती है। नक्शे में निशान लगाते हुए आपने महसूस किया होगा कि मेरी यात्रा कुछ लंबी है। आपने देखा ना, मैं पूर्व की तरह अब छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में प्रवेश करती हूँ। पेज पलटते हैं। उड़ीसा के संबलपुर में मुझ पर एक बहुत बड़ा बांध, जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं, बनाया गया है। इस नदी की तरह मैं भी, जैसे कि हर नदी की तरह मैं भी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत लेकर चलती हूँ। मेरे द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उपयोगी होती है। खेती के साथ मेरे किनारों पर पाई जाने वाली मिट्टी से कुम्हार बहुत सुंदर बर्तन और खिलौने बनाते हैं। तो देखिए खेती तो होती ही है, लेकिन वह जो उपजाऊ और काली मिट्टी लेकर के आती है, उससे जो कुम्हार हैं वह सुंदर सुंदर बर्तन और खिलौने बनाते हैं, ठीक है। मेरे किनारे उगे तरबूज तो आपने बहुत खाया होगा। तो समंदर के, अच्छा, नदी के किनारे में क्या होता है, तरबूज उगाया जाता है, जिसे गर्मी में आपने बहुत खाया होगा, ठीक है। पता करो और कौन कौन सी सब्जियां, फल नदी के किनारे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक है। फिर चना लगाते हैं और बरबट्टी है, भिंडी है, भटा है, टमाटर है, सारी सब्जियां लगाते हैं, ठीक है। उड़ीसा के प्रायद्वीप में से कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हूँ। अब उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में क्या होता है, वह छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। कौन बढ़ जाती है? महानदी। मेरे बहाव के साथ आई मिट्टी मेरे किनारे पर फैल जाती है, जिससे यह स्थान उपजाऊ हो जाता है। यहाँ से अपनी कई छोटी बड़ी शाखाओं के साथ मैं समुद्र बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हूँ और यहाँ पर उसका जीवन यहाँ पर सार्थक हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्या तुम कभी किसी नदी पर गए हो? यदि गए हो तो कौन सी जगह पर? यहाँ तुमने क्या क्या देखा? अब आप कौन सी नदी पर गए हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर आप कौन सी स्थान पर गए हैं और वहाँ आपने नदी में जाकर के क्या क्या देखा उसको भी आपको लिखना है। यहाँ आपने सफाई का पूरा ध्यान तो रखा होगा, कहीं किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं फैलाई, क्योंकि नदी किनारे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अरे हाँ, गंदगी से याद आया, लोग अक्सर मेरे किनारे नहाते हैं, पूजा के फूल, फिर मूर्तियाँ आदि विसर्जित करते हैं। साथ ही पॉलीथीन की थैली, बोतलें आदि को भी फेंक करके सब गंदा कर देते हैं। कस्बों और शहरों के गटर का गंदा पानी, जिसे सीवेज कहते हैं, सभी को पानी में बहा देते हैं।
फिर कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो जहरीले होते हैं सभी मुझी में फैला देते हैं और गंदा करते हैं। तमाम गंदगी लगातार मुझ में मिलते रहने से मेरा पानी स्वच्छ और पीने योग्य नहीं रह जाता है, इसलिए गंदगी कम किया करो। इसमें से बहुत इससे मैं बहुत उदास और दुखी हो जाती हूँ, ऐसा महानदी का कहना है। मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे विश्वास है तो मुझे व अन्य नदियों को गंदा नहीं करोगे। तो इस प्रकार से हमें पानी को या नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, तुम्हारे यहाँ की नदी या तालाब की किस प्रकार की गंदगी मिलती है। तो वहाँ पर क्या क्या गंदगी होता है? पॉलीथीन होता है, बहुत सारे कचरे होते हैं, फिर बहुत सारे पानी में घास उगे होते हैं जिससे नहाने में परेशानी होती है। ठीक है, कई मरे हुए चीज़ों को भी पानी में फेंक देते हैं जिससे पानी गंदगी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नदी पर जब बांध बनाए जाते हैं तो पानी को रोक करके बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी कर दी जाती है ताकि पानी आगे ना बढ़ पाए। आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाते हैं पानी जमाव के कारण। इन गांवों के लोगों को फिर से रहने की जगह के साथ स्कूल, बिजली, अस्पताल, बस, ट्रेन आदि की सुविधाएं दी जाती है। अब आपको सोच करके बताना है जहां बांध बनता है वहां के लोगों को क्या क्या परेशानी होती होगी, आपको सोच करके उसको लिखना है। ठीक है, अब पाठ में हमने क्या क्या सीखा, चलिए। महानदी कहाँ निकलती है? तो यह धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। महानदी के तट पर बसे 3 स्थलों के नाम बताइए, जैसे कि राजिम हो गया, शिवरी नारायण और चंद्रपुर। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी किस किस दिशा में बहती है? तो छत्तीसगढ़ में देखें अब महानदी किस किस दिशा में बहती है। देखिए यहाँ पर यह उत्तर और पूर्व की तरफ बहती चली जाती है, उसके बाद वह मुड़ करके सीधे पूर्व में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से वह बढ़ते जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बांध बनाने से क्या लाभ होते हैं? तो बांध बनाने से क्या होता है? बांध बनाने से पानी एकत्रित हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर पानी मिलता है तो खेती ज़्यादा मात्रा में होता है और ज़्यादा मात्रा में खेती होने से उपज बढ़ जाती है और बिजली भी वहाँ पर प्राप्त की जाती है। तीसरा है, राजिम में महानदी में कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं? तो यहाँ पर पैरी और सोंढूर आकर के मिलती है। महानदी का सफ़र कहाँ जाकर समाप्त होता है? तो महानदी का सफ़र अब बंगाल की खाड़ी जहाँ समुंदर है वहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाता है। नदी में गंदगी डालने से क्या नुकसान होता है? तो वह पानी जो है प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है। खोजो आसपास। फर्स्ट, अपने आसपास के किसी अन्य नदी की आत्मकथा के बारे में पुस्तक या शिक्षक या अपने साथियों से जानकारी इकट्ठा करो। तो आपको मुस्कान पुस्तकालय में आपको महानदी की आत्मकथा है या और भी कई नदियों की, जैसे गंगा की आत्मकथा है, नर्मदा की आत्मकथा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है, अपने आसपास की नदियों या तालाबों में गंदगी को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो आपको लोगों को समझाना होगा कि पानी को या तालाब को गंदा ना करें। ठीक है, या आप और कोई उपाय कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।